Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Here let's remove the phobia of the physics and its numericals. हमारी आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 लाइट की इन टेक्स्ट एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे और ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी के लेटेस्ट एडिशन और सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाई जाएगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप अपना डाउट मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो भी हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन और आपको वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो बने रहिए। देखिए, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 142 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। इन्होंने हमसे जो प्रिंसिपल फोकस पूछा है वो कनकेव मिरर का पूछा है, तो हमें आंसर उसी के कॉन्टेक्स्ट में करना है। ये नहीं है कि हम किसी भी मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करते हैं या लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करते हैं। तो देखिए हमें कैसे करना है। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल at which all light rays meet after reflection from the mirror। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। इस पर लाइट रेज इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद आकर मिलती हैं। जैसे हम आपको बोलते हैं कि फोकस करें इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक पर या इस चीज़ पर फोकस करें। फोकस करने का मतलब होता है एक जगह जहाँ चीज़ें इकट्ठा होती हों, जहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित नहीं करना, यहाँ पर लाइट रेज को केंद्रित करना है। तो एक ऐसा पॉइंट जिस पर सारी लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये हमने कनकेव मिरर बनाया है। कनकेव मिरर के बीच में जो हमने बनाई है दैट इज इमेजिनरी एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उस पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और उनके बीच में हमने बनाया है फोकस। तो ये है प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर के केस में लाइट रेज एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रही है और फोकस पर मिल रही है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। देखिए हमसे यहाँ पर पूछा है कोई भी स्फेरिकल मिरर, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कनकेव या कन्वेक्स। जब यहाँ पर कनकेव और कॉन्वेक्स मेंशन ही नहीं किया गया तो हमें साइन कन्वेंशन से कोई भी मतलब नहीं है। हम सिंपली कहेंगे हमें पता है। देखिए आप ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं जो प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस से और पोल तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इस वाली चीज़ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस होता है ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए ये रिलेशन होती है फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो 20/2 इट विल बी 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर हमने बताई। हम यहाँ पर कोई साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ पर उन्होंने हमसे कोई भी स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करी है। उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आपको कनकेव के कॉन्टेक्स्ट में बताना है या कन्वेक्स के कॉन्टेक्स्ट में। आई होप क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ए मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इरेक्ट एंड एनलार्ज। नेम ए मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो देखिए आपको दोनों वर्ड्स पर फोकस करना है कि इमेज इरेक्ट भी हो और एनलार्ज भी हो। आप एक भी पार्ट को छोड़कर नहीं चल सकते, आपको इरेक्ट और एनलार्ज दोनों बातें बतानी है। तो यहाँ के लिए आपका जो आंसर रहने वाला है इट विल बी कनकेव मिरर। ऐसा क्यों कनकेव मिरर क्यों? इसका आंसर कन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर क्यों नहीं? तो देखिए हम समझते हैं हमारी इस वाली पर्टिकुलर बात को। देखिए सपोज पहले मैं आपको कन्वेक्स मिरर के बारे में बताती हूँ। ये कन्वेक्स मिरर है। ये हमने कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन दिखाया है। कन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती है डेफिनेटली इरेक्ट बनती है, बट इरेक्ट और स्मॉल साइज। ऑब्जेक्ट चाहे उसे किसी भी डिस्टेंस पर हो, इमेज हमेशा स्मॉल और इरेक्ट ही बनेगी। अब बात करते हैं कनकेव मिरर की। कनकेव इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाता है।
हम एक बार प्लेन मिरर के बारे में भी बात कर सकते हैं। प्लेन मिरर जो है वो इरेक्ट बनाता है, प्लस पर जो इमेज का जो साइज़ होगा ना वो ऑब्जेक्ट के साइज़ जितना ही होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जैसा उन्होंने हमसे पूछा है इरेक्ट प्लस एनलार्ज, तो इसका आंसर कैसा रहेगा? कनकेव मिरर। आई होप क्लियर है आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे इसी पेज का, पेज नंबर 142 का लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। देखिए इन्होंने मुझसे पूछा कि कन्वेक्स मिरर को ही रियर व्यू मिरर की तरह क्यों लगाया जाता है। आपको ध्यान देना है, एक आपको यहाँ से एक यूज़ भी पता लग रहा है कन्वेक्स मिरर का, कि कन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो कन्वेक्स मिरर होता है, जो सपोज़ हम बाइक चला रहे हैं तो हमारी बाइक में पीछे का एरिया देखने के लिए जो मिरर लगाया होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो वो देखने के लिए जो मिरर लगाया गया है वो कन्वेक्स मिरर लगाया गया है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर स्मॉल और इरेक्ट इमेज दिखाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। आप कन्वेक्स मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी स्मॉल और इरेक्ट इमेज बनेगी। और दूसरा जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब अगर आपने कन्वेक्स मिरर रखा ना तो पीछे का काफ़ी सारा एरिया आपको दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक बहुत बड़ा सा व्हीकल, लेट अस से कि कोई ट्रक आ रहा है, तो वो पूरे के पूरे ट्रक की इमेज आपको दिखाएगा। दूसरा उसके अंदर जो इमेज बनती है ना वो मिरर के अंदर बनती है, मतलब अगर कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहा है तो उसको मिरर के अंदर दिख जाएगा कि पीछे क्या आ रहा है, उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। तो इसीलिए इसका फील्ड ऑफ व्यू लार्ज होता है। ये छोटी करके और बहुत क्लियर और सीधी इमेज दिखाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो इसीलिए बिहाइंड का सीन देखने के लिए ड्राइवर को कौन सा मिरर लगा कर दिया जाता है, दैट इज़ रियर व्यू मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर है। नाउ अगेन देखिए ऐसा ही से पेज नंबर 145 का क्वेश्चन है ये फर्स्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमें स्पेशली बोला कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर जो है उसका रेडियस ऑफ, उसमें साइन कन्वेंशन पर हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो कन्वेक्स मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो पॉजिटिव लेना होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर साइन भी मेंशन किया है। साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है। तो अगेन सेम फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस पेज पर पढ़ा था, F इज इक्वल टू R/2 32/2, तो प्लस 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पेज का सेकंड क्वेश्चन, एक कनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। देखिए हर वर्ड पर आपको बहुत ध्यान देना है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 गुना बड़ी इमेज आपको दिखा रहा है, रियल इमेज दिखा रहा है। ये वाले वर्ड पर भी आपको फोकस करना है कि रियल इमेज एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर दूर रखा है एक कनकेव मिरर से। तो इमेज कहाँ लोकेट करेगी? मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो मिरर होते हैं, जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की मैग्नीफिकेशन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नेगेटिव होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि इमेज किस टाइप की बना रहा है। अगर रियल इमेज बनाता है तो मैग्नीफिकेशन आती है नेगेटिव, और अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है तो मैग्नीफिकेशन आती है पॉजिटिव। इन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली कहा था रियल इमेज। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, आपको ना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उस क्वेश्चन के लिए ना आप सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को बार बार पढ़ें। स्टेटमेंट का एक भी वर्ड आपसे छूटना नहीं चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, वो वाला सिनेरियो यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको रियल इमेज वर्ड, हर वर्ड पर फोकस करना है, हर वर्ड के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। मैग्नीफिकेशन हमें गिवन थी -3, माइनस साइन इंडिकेट करता है रियल इमेज को। U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट को उन्होंने हमें बोला कि 10 सेंटीमीटर दूर रखा है ऑब्जेक्ट मिरर से। रियल इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बोला, मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर बात की है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर। इमेज हमें बतानी है कहाँ लोकेट करेगी, तो मैग्नीफिकेशन होती है -V/U। तो मैग्नीफिकेशन हमें -3 गिवन थी, -V, U की वैल्यू -10। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। चाहे आप यहाँ पर 10th क्लास के लिए कोई मिरर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप लेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप कुछ भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको हमेशा नेगेटिव लेकर चलना है। ये चीज़
मैं क्रैमिंग को बढ़ावा नहीं दे रही, पर ये चीज़ आप क्रैम कर लीजिए, हमेशा के लिए यू आपको नेगेटिव ही लेकर चलना है। मैं क्लैरिफाई भी कर दूंगी कि क्यों लेके चलना है अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, बट अभी के लिए आप याद रखें, चाहे कोई लेंस है, कनकेव, कन्वेक्स, मिरर है, कोई भी टाइप का, यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव। यू -10, वी हमें निकालना है, तो -v/-10, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। 10 डिवाइड में था, उधर लेके गए, मल्टीप्लाई में आ गया, तो -30 सेंटीमीटर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 150 पर पूछा गया है आपसे, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स obliquely into the water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal and why? क्या पूछा इन्होंने हमसे कि एक लाइट रे है, वो पहले एयर में है, एयर के बाद वो एंटर करती है वाटर में, तो क्या वो रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी, और नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो क्यों बेंड होगी? तो देखिए मैंने इमेज में दिखाया है कि लाइट जो है वो एयर से वाटर की तरफ आ रही है, तो एयर जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, एयर के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, तो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेंगे। कंपैरेटिवली पार्टिकल जो वाटर के हैं वो थोड़ा पास पास हैं, तो डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। और हम सबको पता है एन मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर के लिए है वो ज़्यादा है एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को यहाँ से हटाकर डिवाइड में मैं लेके गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर बचा 1। नाउ मैं इस वाले पर्टिकुलर केस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करती हूँ, स्नेल साइन आई बाय साइन आर। देखिए स्नेल्स लॉ आपको कैसे अप्लाई करना होता है, आप लिखते हैं साइन आई बाय साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ साइन। उसके बाद जिस मीडियम के अंदर लाइट रे जा रही होती है ना, जिस मीडियम के अंदर जा रही है, यहाँ पर वाटर के अंदर बोला इन्होंने जा रही है, तो वाटर के अंदर अगर लाइट रे जा रही है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। और ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि NW/NA ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने इसको ग्रेटर देन 1 लिखा। जब मैंने इसको ग्रेटर देन 1 लिखा तो मैं साइन आर को उधर लेके गई, साइन आई हमारा बड़ा आया साइन आर से। एक बारी के लिए कहें कि जब साइन आई बड़ा है साइन आर से, तो डेफिनेटली आई भी बड़ा है आर से। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यूज़ भी बढ़ते हैं, इसका मतलब बड़ी वैल्यू बड़े एंगल पर, छोटी वैल्यू छोटे एंगल पर। तो इससे हमें पता लगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा बनना चाहिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 कम बनना चाहिए, कम बनना चाहिए तो ये एंगल छोटा है, छोटा है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और रिफ्रैक्शन एंगल स्मॉल होगा। आई होप क्लियर है ये आपको। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.50, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट नहीं होते, 1.50 गिवन है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए जो चीज़ें मुझे गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.50, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मुझे गिवन है 3 × 10⁸, तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट इज 1.50। उसके बाद स्पीड ऑफ वैक्यूम हमें गिवन है, वो हम यहाँ पर न्यूमरेटर में रख देते हैं, तो न्यूमरेटर में हमने 3 × 10⁸ रखा, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें निकालनी थी, इज इक्वल टू 1.50 चल ही रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास राइट साइड चला जाएगा, इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो मैं एक 0 ऐड कर सकती हूँ ऊपर, 15 2 30, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी लाइट की स्पीड, जो भी मीडियम हमें गिवन था ग्लास के अंदर ये आ गई। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन, यूजिंग टेबल। ये टेबल हमें एनसीईआरटी में गिवन है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको यहाँ अटैच कर दूँ। टेबल 9.3 के अकॉर्डिंग हमें बताना है किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है। तो देखिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2.42 है, वो आपके 9.3 टेबल में सबसे नीचे है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, तो इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी।
अगेन ये भी एक सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, आपको केरोसिन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर, 3 चीज़ें गिवन है, आपको ये बताना है इन तीनों में से लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी। टेबल में गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा, मतलब उसके अंदर पार्टिकल उतने ज़्यादा क्लोज, वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो इसका मतलब उसके अंदर, उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो बाकी मीडियम के कंपैरिजन में कम रहने वाली है। आई होप आपको क्लियर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कैरोसिन के लिए है वो 1.44 होता है, टर्पेंटाइन ऑयल के लिए 1.47 होता है, वाटर के लिए 1.33 होता है। तो टर्पेंटाइन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है, वाटर का लोवेस्ट है, तो वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी भी लोवेस्ट है, तो इसीलिए लाइट जो है वो हमारी फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी वाटर के अंदर, क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लो है, सबसे लोवेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, what is the refractive index of diamond is 2.42, what is the meaning of this statement। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमें 2.42 दिया गया है, ये हमारी टेबल में लास्ट पे आता है, तो इसका मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट है, इसके अंदर जो लाइट ट्रैवल करेगी वो स्लोवेस्ट स्पीड से ट्रैवल करेगी, लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मीन्स लाइट की जो स्पीड रहने वाली है ना डायमंड में, वो हवा के कंपैरिजन में, मैं कहूँ वैक्यूम के कंपैरिजन में 1/2.42 टाइम्स होगी, मतलब आप 3 को 2.42 से डिवाइड करके इंटू 10⁸ ऐसे भी देख सकते हैं। नाउ ये लास्ट पेज के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 158 पेज नंबर पे। ये जो पेज नंबर है ना, ये एनसीईआरटी के नए एडिशन के अकॉर्डिंग है, तो आपके पास अगर दूसरा एडिशन है एनसीईआरटी का तो ये चीज़ वेरी कर सकती है, बट ऑलमोस्ट मैंने नए एडिशन के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। अगेन कन्वेक्स और कनकेव लेंस नहीं पूछा गया, रेंडमली कोई भी लेंस, तो जब कोई भी लेंस है तो वो कन्वर्जिंग भी हो सकता है, वो डाइवर्जिंग भी हो सकता है नेचर में, तो इसी के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करेंगे। आप सिर्फ कन्वर्जिंग या सिर्फ डाइवर्जिंग नहीं लिखेंगे, इट इज़ द कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, मतलब लाइट रेज को इकट्ठा करने की या लाइट रेज को फैलाने की पावर लेंस की, एक ऐसे लेंस की जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर हो, एक ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ या तो 1 मीटर है या फिर 100 सेंटीमीटर है, ऐसे लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर को ही हम वन डायप्टर बोलते हैं। पावर के लिए फॉर्मूला होता है 1/f, f इन मीटर, focal length 1, 1/1 is 1 meter inverse, तो 1 diopter। Second last question, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of a convex lens? If the image is equal to the size of object, also find the power of the lens। देखिए वापस से क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। कन्वेक्स लेंस है, ओके, रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। दूसरी चीज, एक निडल है जो कि कितने डिस्टेंस पर है, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखी हुई है। कन्वेक्स लेंस है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, कन्वेक्स लेंस है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते एक निडल की एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ये इमेज के बारे में बताया। where is the needle placed in front of concave lens if the image is equal to the size of the object? okay, तो हमें ये बोला गया है कि कन्वेक्स लेंस है, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है 50 सेंटीमीटर पर किसी भी निडल की। तो कह रहे हैं कि निडल को कन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ पर रखें। अब ये हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाए, निडल को कहाँ पर रखा जाए, बट द कंडीशन इज साइज ऑफ द इमेज ऑफ द निडल शुड बी सेम एज दैट ऑफ निडल। और पावर भी पूछी गई है हमसे लेंस की। तो देखिए मुझे क्या दिया गया है, ये u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, मैं ये अभी के लिए स्किप करके चलती हूँ, आप सिंपली देखें। मुझे बोला हाइट ऑफ इमेज शुड बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन ऐड करूँगी क्योंकि मुझे रियल और इन्वर्टेड इमेज बोली गई है। ऑफकोर्स इन्वर्टेड इमेज है तो उल्टी बनेगी तो उसकी हाइट नेगेटिव ली जाएगी, तो नेगेटिव हाइट की है।
तो मैग्नीफिकेशन होती है HI/HO। HI को हम -HO लिखेंगे क्योंकि वो इन्वर्टेड इमेज है, -HO/HO, HO से HO को कैंसिल करते हैं तो -1 हमें मैग्नीफिकेशन मिलेगी। अगर मुझे मैग्नीफिकेशन -1 मिल रही है तो लेंस के लिए मुझे पता है कि m+v/u भी होता है, m/HI/HO भी होता है, m/v/u भी होता है। तो यहाँ पर m = v/u, m-1, ये बात मैं क्वेश्चन में जो मुझे दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाल ली। -1 = v/u, तो मैं u को लेफ्ट साइड ला सकती हूँ मल्टीप्लाई करके, तो -u = v, u -v, u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी -50। उन्होंने यही पूछा था -50 सेंटीमीटर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी अगर सेम साइज रखना हो। तो ऑब्जेक्ट को -50 हम रखेंगे तो कैंसिल होगा, तो v की वैल्यू +50 आएगी हमारी। उसके बाद उन्होंने हमसे पावर भी पूछा था, तो पावर को एक्सप्लेन करने के लिए या पावर को निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो ये लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, ये लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला को यूज़ किया, 1/v - 1/u = 1/f, 1/50 माइनस u हमें पता है ऑलरेडी, -50 क्वेश्चन में गिवन था, 1/f पहले भी बताया u हमेशा माइनस में होगा, 1/50 + 1/50 तो 2 टाइम्स 1/50, 1/f रेसिप्रोकल लेंगे, f = 50/2, f = 25 सेंटीमीटर। पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको 100 से डिवाइड किया, तो इट विल बिकम 1/4 मीटर। तो अगर फोकल लेंथ 1/4 मीटर है तो पावर आ जाएगी 1/1/4, मीन्स 4.0 डायप्टर। डायप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर फॉर द लेंस। कन्वेक्स लेंस है तो पावर जो है वो +4 डायप्टर होगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर फिर भी आपका कोई भी किसी भी टाइप का अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ लीजिएगा। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस। आप हर बार ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है, पावर ऑफ कनकेव लेंस। फोकल लेंथ इज 2 मीटर। अब कनकेव लेंस की फोकल लेंथ -2 मीटर होती है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए कनकेव लेंस हमसे पूछा गया, ये हम बना लेते हैं कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस ना डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये आगे जाके ना लाइट रेज को फैला देता है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, मतलब लाइट रे आगे नहीं मिलेंगी। तो ये लाइट रे जो मतलब हम महसूस होंगी तो ये पीछे कहीं मिलती हुई महसूस होंगी, पीछे मिलती हुई महसूस होंगी, तो इसका मतलब इसका जो फोकस आ रहा है, मतलब जहाँ पर लाइट रे मिल रही हैं तो वो फोकस लेफ़्ट साइड आ रहा है। और अगर कोई भी डिस्टेंस हमारा लेफ़्ट साइड होता है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं, आप ऐसे समझिए। तो इसकी फोकल लेंथ जो है, इसमें लाइट रेज जो है वो लेफ़्ट साइड फोकस हो रही है, तो लेफ़्ट साइड फोकस हो रही है तो इसके लिए जो फोकल लेंथ आएगी वो नेगेटिव आएगी। कन्वेक्स के केस में लाइट रेज जो है वो राइट साइड फोकस होती हैं, वो कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसीलिए उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, तो पावर भी पॉजिटिव आएगी, इसकी पावर नेगेटिव आएगी। पावर होती है 1/f, f ऑलरेडी मीटर में है, कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं हुई, तो 1/-2 हाफ, तो 0.5 डायप्टर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। फिर भी आपके डाउट हैं तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर upcoming life and for your exams. Thank you so much.